चलिए भाई, नया अध्याय शुरू करते हैं। सब्जेक्ट का नाम पढ़िए आप, क्या है? जीएसटी की फुल फॉर्म सुनी है आपने, 11th क्लास में सुनी होगी, बताइए क्या है? गुड्स एंड। क्या मैं ऐसा मान के चलूं कि इस क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं उन्हें इसके अलावा इसके बारे में कुछ नहीं पता? हाँ, क्योंकि कहा आपने 11th में जनरल एंट्रीज में जीएसटी पढ़ा होगा, इंटर सप्लाई पे आईजीएसटी, इंटर सप्लाई पे आईजीएसटी, इंटर सप्लाई पे सीजीएसटी, एसजीएसटी, ऐसा सब नहीं पढ़ा होगा आपने। हम ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है। सुनो, आपके एग्जाम कब है पहले ये बताइए, ठीक है? अब सुनिए, जीएसटी पता है आपको भगवान का एक वरदान है, वरदान। कह रहे जिन बच्चों को टैक्स मुश्किल लगती है उन्हें क्या पढ़ा दो आप, और इसमें उनको फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने सुना हो कभी जीवन में अपने, एक सब्जेक्ट होता है टैक्स, जितने भी सीनियर हैं उन सबसे पूछ लेना, उनको मुश्किल जरूर आएगी टैक्स में। मेरे हिसाब से भी कॉमर्स का वन ऑफ द लेंदी बोल लीजिए, इन डेप्थ बोल लीजिए, जितने आपने इनकम टैक्स में चैप्टर्स पढ़ लिए उनके हिसाब से तो आपको समझ में आ गया। इतना तो आसान नहीं है, हालांकि ब्रांच पढ़ के आपको अकाउंट्स के बारे में कुछ और ही लगा होगा, लेकिन टैक्स थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है, ठीक है? जिसमें टैक्स के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा होता है डायरेक्ट टैक्स, कौन सा हिस्सा, और दूसरा हिस्सा कौन सा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। अब आपके सिलेबस में इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या है? मैंने कहा डायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे टैक्स आते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, बहुत सारे टैक्स आते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में एक ही है, उसका नाम क्या है? ये आपके सिलेबस में है, सीएमए इंटरमीडिएट में, ठीक है? ठीक, उसके बाद आते सर इनडायरेक्ट टैक्स में कितने टैक्स हैं हमारे में? मैंने कहा पहला है कौन सा, और दूसरा है कौन सा, कस्टम्स। कस्टम्स का इंट्रोडक्शन है आपके इंटरमीडिएट लेवल पर, और उसके बाद डिटेल में बातें उसकी आगे पढ़ाई जाती हैं, ठीक है? मतलब क्या होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का? बेटा आपका नाम क्या है? आप टैक्स भरते हो? नहीं भरते। आप बेटा टैक्स भरते हो? सब बेटा टैक्स भरते हैं, पता है आपको। हम जब भी हमसे सवाल पूछा जाता है कि आप टैक्स भरते हो या नहीं भरते, तो हमारे दिमाग में पता है क्या जाता है, कौन सा वाला टैक्स? घर वाले भरते हो या नहीं वो छोड़ो, आप चिप्स खरीदते हो, कुरकुरे खरीदते हो, उन सभी में क्या टैक्स का पैसा भी शामिल होता है? हाँ। होता क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। इनकम टैक्स क्या चीज है, देखो जरा ध्यान से, एक डिफरेंस बताता हूं आपको, तब आपको समझ में आएगा इनकम टैक्स में और जीएसटी में। आज जीएसटी की इंट्रोडक्शन क्लास है, उसके बाद जितनी भी क्लासेस होंगी उसमें एग्जाम में क्या पूछा जाता है सीधा वही बताऊंगा। हालांकि पिछले अटेम्प्ट में भी आपका जो इससे पिछला अटेम्प्ट गया है उसमें डिफरेंस पूछा गया है, किस किस में बताइए? इनकम टैक्स में और जीएसटी में, ठीक है? क्या मतलब होता है इसका पहले वो बताता हूं, और आपके एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आता है। तो पहले एग्जाम वाली बात बता दूं मैं आपको। आपका पेपर दो हिस्से में बटा होता है। पहले कौन सा हिस्सा होगा बताइए जरा? सेक्शन ए। कौन सा हिस्सा? सेक्शन ए में सिर्फ आपसे पूछे जाते हैं एमसीक्यूज। कितने मार्क्स के होते हैं? 15 एमसीक्यूज होते हैं। और कितने मार्क्स के होते हैं? 30 मार्क्स। हर एमसीक्यू कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का, ठीक है? उसके बाद शुरू होता है आपका कौन सा सेक्शन? सेक्शन नंबर बी। क्या एमसीक्यू में ऑप्शन मिलता है? आंसर इज नो। एमसीक्यू में कोई ऑप्शन नहीं है। 15 एमसीक्यूज, और आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? पूरे 15। अब आते हैं बारी किस पे? सेक्शन नंबर बी में। सेक्शन नंबर बी में फिर क्वेश्चन नंबर कहां से स्टार्ट होगा? मैंने कहा एमसीक्यू का एक ही क्वेश्चन होता है जिसके 15 पार्ट होते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर शुरू होगा बी से। सेकंड का ए और सेकंड का, थर्ड का ए और थर्ड का बी, फोर्थ का ए और फोर्थ का बी, फिफ्थ का ए और फिफ्थ का बी, ऐसे ही आगे जाके सिक्स्थ का ए और सिक्स्थ का बी। आपको टोटल मिलाकर पता है कितने क्वेश्चन करने हैं? 5। कितने क्वेश्चन करने हैं? मान लीजिए हर क्वेश्चन 7 मार्क्स का है, 7 मार्क्स 7 मार्क्स, और ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो टोटल मिला के आपसे सेक्शन बी में कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, क्या आप बता सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन के मार्क्स 14 है टोटल मिला के। तो बताइए टोटल मिला के कितने मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा? आपकी भी मैथ अच्छी नहीं है। कितने मार्क्स हो गए बेटा? 98। भाई कितने क्वेश्चंस हैं? 7 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चन हैं? दिखने में कितने लग रहे हैं? 8। शुरू कहां से हुए? 2 से। तो टोटल मिला के कितने क्वेश्चन हो गए? 7 क्वेश्चन फुल फ्लेज पूछे जाएंगे, जिसमें एक के टोटल मार्क्स कितने हैं? 14। तो टोटल मिला के कितने मार्क्स हो गए? 98। तो 98 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पार्ट होगा और 30 मार्क्स का आपका होगा एमसीक्यूज। टोटल करिए कितना आएगा? फिर से मैथ खराब। 118। कितने बेटा? 118 मार्क्स का आपसे पेपर पूछा जाता है, और आपको कितने मार्क्स का करना होता है? 100। इससे ज्यादा तो नहीं करेंगे। इसका मतलब ऑप्शन कहां पे? मैंने कहा इसमें तो ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन कहां बचा? सेक्शन नंबर बी में। सेक्शन नंबर, हाँ जी 28 हो गया। पता नहीं भाई, मैंने बोला मेरी तरह मैथ खराब है, यही तो पूछा मैंने। कितने हो गए टोटल?
अच्छा ये जो बात इन्होंने कही पहले कैलकुलेटर पे कंफर्म कर लिया, पता है आपको? 128 मार्क्स। कितने मार्क्स का छोड़ना है आपको बताइए, कितने मार्क्स का छोड़ना है? 28 मार्क्स का छोड़ना है आपको। अब एमसीक्यू में से छोड़ नहीं सकते तो किस में से छोड़ेंगे? इसमें से। ठीक है, अब सर जीएसटी वाले कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं मैं इनका बताता हूं। इन तीनों को आप जीएसटी के क्वेश्चन समझना। ठीक है, तो मैंने कहा जीएसटी फिर कितने मार्क्स की पूछी जाएगी आपसे बताइए? ये 14 मार्क्स, ये भी 14 मार्क्स और ये भी 14 मार्क्स, कितने हो गए? 42 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा, प्लस 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 प्लस। और क्या पूछे जाएंगे आपसे? तो पहले क्या पढ़ रहे हैं उसके बारे में ये छोड़िए, ये पूछे क्यों पढ़ रहे हैं हम। अब इनकम टैक्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा डेप्थ होती है, बहुत ज्यादा डेप्थ होती है, क्वेश्चन बहुत डिटेल में भी आते हैं, बहुत सारे चैप्टर ऐसे जो आपको रिवाइज करने में बड़ा समय लगेगा। जीएसटी इकलौता एक ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है जिसे आप एग्जाम से 4 घंटे पहले भी रिवाइज कर सकते हैं। पढ़ नहीं सकते, क्या कर सकते हैं? रिवाइज। और आपको इसके भूलने के चांसेस भी कम मिलेंगे। तो कम एफर्ट में ज्यादा जो मार्क्स मिलते हैं वो किसमें मिलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी और कस्टम्स में। ज्यादा एफर्ट्स में ज्यादा मार्क्स किसमें मिलते हैं? इनकम टैक्स में। बताइए फिर कौन सा पढ़ना चाहिए? द आंसर इज दोनों। एग्जाम में कौन सा वाला पार्ट आपसे ट्रिकी बना के पूछ ले हम नहीं कह सकते। फिर अब तक आप सीएम में फाउंडेशन में थे, इससे पहले पता है वहां का पासिंग परसेंटेज क्या है बताओ, अगर किसी को पता है तो? 57 नहीं 56, हाँ 56.85 अगर मैं प्रिसाइजली बोलूं तो 56.85% बच्चे इस बार पास हो गए। पता नहीं 1-2% ऊपर नीचे, लेकिन जहां तक मेरे को एग्जैक्टली याद है यही परसेंटेज है। और इससे लास्ट टाइम जब पास हुए थे तो 56% बच्चे पास हुए थे। यानी कि पास होने वालों की संख्या ज्यादा है या फेल होने वालों की संख्या ज्यादा है? पास होने वालों की संख्या ज्यादा है। कौन से लेवल पर? अब आते हैं कौन से लेवल पर? इंटरमीडिएट, CMA इंटर। सर पासिंग परसेंटेज क्या है? मैंने कहा बेटा एनीवेयर अराउंड 10 to 15% के बीच में रहता है। पहले 15% की तरफ झुकाव ज्यादा था, अब झुकाव किसकी तरफ आ रहा है? यानी अब परसेंटेज ऑफ रिजल्ट नीचे आ रहा है। यानी कि अगर मैं इसका एवरेज भी कर लूं, या मान लीजिए 10% रिजल्ट आ रहा है, तो कितने परसेंट बच्चे फेल हो रहे हैं? तो बताओ ये क्या गहन चिंतन की बात है? द आंसर इज यस। अब पता है वो कौन से बच्चे फेल हो रहे हैं? मैं बताता हूं आपको। यार इनकम टैक्स में तो बड़ी दिक्कत आ रही। अरे छोड़ना, 42 इसमें आ गए, 42 इसमें आ गए, किए नहीं आ गए, और 30 में से 20 तो कहीं भी नहीं गए, कहीं नहीं गए। तो 42 और प्लस 20 कितने हो गए? कह रहे कुछ भी मत कर भाई, एग्जेम्पशन है। 60 में तो एग्जेम्पशन आ जाती है, आपको दोबारा पेपर नहीं देना पड़ता। फाउंडेशन में अगर किसी के, बताना जरा आप मुझे, मैं सही कह रहा हूं या गलत। मैंने कहा एक बच्चे के 90, 90, 90 और 38 ऐसे मार्क्स आए हैं, बताइए फाउंडेशन में पास है या फेल है? सोच लो। क्या जिसमें 90, 90 आए हैं क्या वो दोबारा देने की जरूरत है? दोबारा देने की जरूरत है। अगर ये इंटरमीडिएट होता तो सिर्फ, यानी कि इंटरमीडिएट में 60 मार्क्स जब आप ले आते हो तो उसके बाद क्या पेपर देने की जरूरत है? तो कहां पे फायदा है? बिल्कुल भी नहीं। वो कहते 60 तो ला के दिखाओ भाई। वो रूल बना रहे तो उसके पीछे लॉजिक है ना। वो रूल क्यों बना रहे? कह रहे तुम 60 ला के दिखा दो, इसमें 60 छोड़ो 40 पे पास है ना, 60 ला के दिखाओ तो मान जाएंगे तुम्हें सब्जेक्ट्स आते हैं। क्या मेरी बात समझ? लेकिन इतना मुश्किल नहीं। मुश्किल पता है किन बच्चों के लिए? जो थोड़ी सी एफर्ट करते, कह रहे यार इनकम टैक्स में तो बड़ी सिरदर्दी हो रही, कह रहे छोड़ना, क्या पढ़ ले। और बहुत सारे ज्ञानी बाबा बैठे ही हैं यूट्यूब पे, है ना, अपनी बात नहीं कर रहा मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं भाई सही सलाह देता हूँ, ठीक है। तो ये सीएमए इंटरमीडिएट का पासिंग परसेंटेज है। दिमाग में रखिएगा कि जीएसटी एक आसान सब्जेक्ट है, और अगर इनकम टैक्स मुश्किल आया तो हम जीएसटी की तरफ स्विच करेंगे और एमसीक्यू बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए जीएसटी को शुरू करते हैं। सर जीएसटी के बारे में आप कुछ बताइए। अभी इनडायरेक्ट टैक्स लिख रहा हूँ मैं। कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स और इनकम टैक्स में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस करते हैं। फिर उसके बाद एक चैप्टर भी शुरू करा दूंगा आज ही, बेसिक सा डिफरेंस, क्योंकि आपका एग्जामिनर में एमसीक्यूज आपसे थ्योरी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा डिफरेंस। क्या मैंने डायरेक्ट टैक्स में बताया था ये सब? क्या मैंने डायरेक्ट नहीं, वहाँ सीधा एग्जाम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी पार्ट है उसमें आपसे थ्योरी पूछी जाती है। तो जब तक आपको पूरी बातें नहीं पता होंगी आप थ्योरी लिख ही नहीं पाओगे। इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में हम डिटेल में डिफरेंस नहीं, जो हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज आती है बर्डन की। इनकम टैक्स का बर्डन किसके ऊपर पड़ता है और इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन किसके ऊपर पड़ता है? मैंने कहा देखिए, इनकम जो कमाता है, इनकम जो
कमाता है वही टैक्स भरता है, तो उसका बर्डन कौन बढ़ेगा? वही टैक्स भरेगा। यानी कि जो व्यक्ति जो पैसे कमा रहा है, मान लीजिए अगर मैं पैसे कमा रहा हूं तो मैं टैक्स भरूंगा, आप पैसे कमा रहे हो तो आप टैक्स भरेंगे। इसे बोलते हैं बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते आप, जो कमा रहा है वही भरेगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, अब आते हैं जीएसटी में या इनडायरेक्ट टैक्स में। मान लीजिए एक शॉपकीपर, आप में से किसी बच्चे की कोई शॉप है, हाँ, जैसे मान लीजिए ये फोन बेचते हैं, क्या बेचते हैं? फोन। मान लीजिए इन्होंने एक फोन बेचा 50,000 रुपए का, जिसपे जीएसटी 18% अलग से लगाया, और शायद 59 हो जाएंगे, देखना जरा 59,000। कस्टमर कितने पैसे पे करेगा इनको? 59। ये जीएसटी लग किस पे रहा है ये तो बताओ। कह रहे जीएसटी तो शॉप पे लगा, जीएसटी का जो नंबर और रजिस्ट्रेशन है वो कस्टमर ने लिया है, दुकानदार ने लिया? दुकानदार ने। और जीएसटी पे कौन कर रहा है? कह रहे दुकानदार जाकर जमा करा रहा है गवर्नमेंट को, लेकिन ले किससे रहा है? यानी कि शॉप के ऊपर एप्लीकेबल होगा जीएसटी, जिसका बर्डन वो शिफ्ट कर देंगे किसके ऊपर? कस्टमर के ऊपर। लेकिन क्या ऐसा इनकम टैक्स में है? द आंसर इज नो। अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो आपको ही टैक्स भरना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? दूसरी चीज, नेचर कैसा है इनका? एक जो इनकम टैक्स है वो है इसमें प्रोग्रेसिव, और एक है रिग्रेसिव। क्या मतलब है इनका? इसका हिंदी मीनिंग लिखता हूं इनके नीचे। प्रोग्रेसिव वर्ड का मतलब है दयालु, ठीक है। रिग्रेसिव वर्ड का मतलब है यहां पर ढीठ, निर्दय। बिल्कुल बेटा तुम्हारी तरह। कैसे बताता हूं। प्रोग्रेसिव ये कहता है कि अगर आप ज्यादा इनकम कमा रहे हैं तो आपसे ज्यादा टैक्स लेंगे या कम लेंगे? ज्यादा। जैसे मान लीजिए किसी की इनकम 10 लाख है और किसी की इनकम 10 करोड़ है, कौन ज्यादा टैक्स भरेगा? 10 करोड़ वाला। क्या मेरी बात? इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव। हायर द इनकम हायर द टैक्स, लोअर द इनकम लोअर द टैक्स। ये इसका दयालु व्यक्ति है, गरीब से कम टैक्स लेता है, अमीर से ज्यादा टैक्स लेता है। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब आते हैं जीएसटी पे। मान लीजिए स्नेहा की दुकान पे, मान लीजिए स्नेहा है, ये स्नेहा है, स्नेहा अभी शॉप पे बैठी। अरे सुनो ना, स्नेहा अभी शॉप पे बैठी है। स्नेहा की दुकान पे 2 लोग आए। एक व्यक्ति आया, कह रहा स्नेहा 20,000 वाला फोन दिखा दो। स्नेहा का ठीक है। ये रिक्शे वाला व्यक्ति था, और अचानक से उनके पास अंबानी जी की फैमिली से भी कोई आकर स्नेहा 20,000 वाला फोन दिखा दो। बताओ क्या स्नेहा निर्दयी है? हाँ। दोनों में से, हाँ भाई ले रहे, किसी भी काम के लिए ले सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी ना। अब मान लीजिए दोनों ही इनके पास आए और फोन लेकर आ रहे, ये जीएसटी का क्या दोनों में अलग अलग रेट लगाएंगे? सेम रेट लगाएंगे। आप चिप्स खरीदने जाओ, मैं चिप्स खरीदने जाऊं, या विराट कोहली चिप्स खरीदने जाए, उसके ऊपर जो रेट है वो क्या होगा? सेम। इसे क्या बोलते हैं? ढीठ, निर्दय। इसे मतलब नहीं है कोई अमीर है कोई गरीब है, दोनों पे बराबर रेट लगता है। लेकिन क्या इनकम टैक्स में बराबर रेट लगता है? नहीं। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है। तो ये एक डिफरेंस समझ में आया। एक तो बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते, दूसरी चीज क्या है? नेचर कैसा है। एक और चीज पूछी जाती है, पिंच। बताइए डायरेक्टली कौन सा पिंच होता है और इनडायरेक्टली कौन सा पिंच होता है? डायरेक्टली कौन सा है? कह रहे भाई ये तो डायरेक्टली चुभता है, आप पैसे कमाओगे तुरंत आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैं गाड़ी खरीद के ला रहा हूं तो क्या मुझे रोड टैक्स देना पड़ेगा? जी हाँ। जो रोड पानी से भर जाते हैं उनका टैक्स देता हूं मैं। जो गड्ढे, जो हाईवे बनते ही गिर जाते हैं, उनका टैक्स भरते हैं। ये किसका पैसा बताइए जिससे हाईवे बन रहे हैं? मोदी जी ने सौगात दी 4,000 करोड़ रुपए की किसी पर्टिकुलर स्टेट को। ऐसी न्यूज आती है ना, मोदी जी ने सौगात दी, इतने 1,000 करोड़ के हाईवे अब बनेंगे। मैंने कहा मोदी जी ने सौगात दी कहां से निकाल के? ये पैसा किसका है? सौगात का मतलब क्या होता है? जो हमारा था नहीं, हमें मिल गया, वही तो सौगात है। अब मान लीजिए मैंने आपको अचानक से आज पिज्जा मंगा के खिला दिया, ये आपका नहीं था, ये मैंने आपको दे दिया ऐसे ही, इसे बोलते हैं सौगात। अब मैंने सोचो, मैंने आपका लंच आपके बैग से निकाल के आपको लंच की सौगात दी, कैसा लगेगा बताओ? क्या मेरी बात समझ में आती है? तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो डायरेक्टली पिंच करता है या इनडायरेक्टली पिंच करता है? इनडायरेक्टली अगर स्नेहा से पूछो तो उनका भी फोन महंगा हो रहा है। स्नेहा कभी ये नहीं बोलेगी 50,000 रुपए वाला फोन है, स्नेहा बोलेगी कितने वाला फोन है। आप कस्टमर को कभी ये नहीं बताते ये प्लस टैक्स ना, आप सीधा फोन बताते हो कि भाई फोन इतने का, इंक्लूसिव बताते हो। तो कस्टमर भी तो सोचेगा ना गुड्स महंगे हो रहे सस्ते हो रहे नहीं। तो हालांकि चार्ज ये कर रहे हैं लेकिन चुप किसको रहा है?
कस्टमर को। तो एक बेसिक डिफरेंस होता है किसके बीच में बताइए, इनकम टैक्स में और इनकम टैक्स में बहुत सारे रेट होते हैं, अमीर के हिसाब से, गरीब के हिसाब से। जीएसटी में ज्यादा रेट नहीं होते, 9% 18%, ऐसा शायद आपने सुन रखा होगा। अभी के लिए बेसिक आपको इतनी जानकारी की जरूरत है। तो इस तरीके से हम इनडायरेक्ट टैक्स को और इनकम टैक्स को डिफरेंशिएट करते हैं। कह रहे फिर आप जीएसटी के बारे में आप कुछ बताओ। यहां से हम शुरू करेंगे अब कि जीएसटी हमारे सिलेबस में क्या पूछा जाता है हमसे, क्या चीज नहीं, डिफरेंस तो 10-12 है। अभी आपको जो बेसिक जानकारी है वही, अभी जब जीएसटी पढ़ाऊंगा तभी तो डिफरेंस समझ में आएगा। अब मैं उसमें कुछ बोलने लगूं रिवर्स चार्ज सप्लाई बताओ, क्या बोलोगे, कुछ नहीं। जितना आप लेमन लैंग्वेज में डिफरेंस समझ सकते हो बस उतना ही बताया मैंने अभी, ठीक है। अब जीएसटी की शुरुआत करते हैं। जीएसटी का सिलेबस सीएम में इंटरमीडिएट में कितना है, देखिए हर जगह ना सिलेबस अलग अलग डिजाइन किया हुआ है। आपने वो बच्चे सुने कह रहे मैं एक टॉपिक है मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा लेकिन नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूं। तो आप कौन से वाले बच्चे हैं, ध्यान देंगे या आंख कान नाक सब बंद? गलती से भी अगर सुन लिया हमने तो मैं बेटा नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूं लेकिन आपके पेपर में नहीं आएगा। बच्चे उसके बाद कह रहे हड़ा कॉपी पेज है। देखो बेटा ऐसा बच्चे बोल तो रही हैं लेकिन इसमें असलियत कितनी है ये आप भी जानते हो, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। अब सिलेबस सुनिए, आपका सिलेबस किस तरीके से डिजाइन है मैं आपको पहले सिलेबस से रूबरू कराता हूं, उसके बाद तो बेटा प्रोविजन और क्वेश्चन इतने बढ़िया तरीके से करेंगे। देखो पहले आप नोट्स की तारीफ करो कि सर नोट्स बहुत बढ़िया है ना, करो करो बेटा, मजाक उड़ाना और तारीफ करने में डिफरेंस समझ में आता है सर, बहुत अच्छे नोट्स है ना। अब सोचो, अब देखो जो आपने पता है लॉ का टेस्ट दिया है, वाह 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 वाह, अब क्यों मुंह बन गया नालायको, खाली छोड़ रखा है फिल इन द ब्लैंक्स। मैं अगर तुम्हारे सामने चेक करता मेरे से मर्डर हो जाता तुम लोगों का। हेडिंग लिख के छोड़ दी, मास्टर भरेगा उसमें। डिफरेंस लिखना शुरू किया, एक वर्ड लिखा बस, उसके बाद बना लॉ में क्या बना रहे माशाअल्लाह भाई साहब। मैंने कहा याद करके लिखनी है, लोग कह रहे ठीक है। वहां एक पेज तो लग रहा है कि हाँ याद करके लिखी है। उसके बाद जो भाई साहब तुम वो बने हो ना राइटर, सुना है राइटर जो कहानियां लिखता है, लॉ में लिख रहे हो बेटा, बीकॉम नहीं है ना। पेज फाड़ के उसमें कुछ लिख के और देगा एग्जामिनर। हाँ जी हाँ, अब बोलो बेटा लॉ नोट्स कैसे हैं? ताली नहीं बजाना आप, ठीक है। हाँ जी सारे टेस्ट देखे हैं मैंने, चेक मतलब मार्क नहीं किया लेकिन मैंने जो हालत देखी, कुछ बच्चों ने अच्छा लिखा, 3-4 बच्चों ने, नाम नहीं बताऊंगा सर पे चढ़ जाएंगे। चलिए अब बेटा अपने सिलेबस की बात करो कि सर हमारे सिलेबस में आता क्या है। देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहली चीज जो आपके सिलेबस में आता है वो आता है सप्लाई। क्या आता है? जो सेल वर्ड है ना, सेल नॉर्मल, उसमें जीएसटी में क्या बोलते हैं? सप्लाई। क्या बोलते हैं जीएसटी में? सप्लाई। एक चैप्टर है पूरा सप्लाई क्या चीज होती है। सप्लाई का मतलब हिंदी मीनिंग मैंने क्या बताया, क्या होती है? सेल। जैसे मान लीजिए मैं शूज बेच रहा हूं, क्या जीएसटी लगेगा? हाँ। मैं मोबाइल बेच रहा हूं, क्या जीएसटी लगेगा? बहुत सारी चीजों पे लगता है। लेकिन मैंने कहा मैं जो है सोच रहा हूं मेडिसिन बेच रहा हूं, क्या जीएसटी लगेगा? हाँ जीएसटी लगता है मेडिसिन पे, मेडिसिन पे भी जीएसटी लगता है। सुनो सुनो सुनो, अब मैं कह रहा हूं दर्द भुलाने की दवा, समझ गए आप? बताइए बेटा, मैंने इसका इंग्लिश नाम लिखा है, बताओगे इसका मतलब क्या? एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। क्या है इसका मतलब? दारू, ठर्रा। अब सही है बेटा, इंग्लिश का नाम बता रहा हूं नालायको तुम्हें, एल्कोहलिक लिकर फॉर, क्योंकि खांसी की दवाई में भी अल्कोहल होता है। हम यहां पर स्पेसिफाई कर रहे हैं एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। क्या उस पर जीएसटी लगता है? द आंसर इज नो। क्या पेट्रोल पर जीएसटी लगता है? आंसर इज नो। कभी से भी लगा सकते हैं लेकिन क्या अभी लग रहा है? द आंसर इज नो। तो सप्लाई चैप्टर में आपको बताएगा कि सेल क्या होती है और किस सेल पर जो है आपके, जैसे मैंने घर बेच दिया, क्या उस पर जीएसटी लगेगा? नहीं, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। क्या है ये? इमूवेबल। लेकिन अगर मैं घर को रेंट पे दे दूं, जैसे मैंने ये जगह रेंट पे ली हुई है, क्या इन सब पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? कौन सा सप्लाई ऑफ गुड्स है और कौन सा सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये सब आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? दूसरी चीज, जब आप ये पढ़ लोगे तो फिर आपको पढ़ाया जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्या मतलब है सर इस बात का? मैंने कहा बहुत सारी अमाउंट्स होती हैं।
सेल करते समय किस किस अमाउंट को जोड़कर तब जाके है आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा। जैसे कि मैं एक पेज पर आपको इसे समझाता हूं। जैसे सर ये सब थ्योरी है। नहीं बेटा, प्रैक्टिकल है, ये तो चैप्टर के नाम है, अभी तो चैप्टर के नाम समझो। पहला कौन, सप्लायर। दूसरा कौन, दूसरा कौन, कस्टमर। सप्लायर 2 है ना, कस्टमर। सप्लायर ने क्या कहा, जरा ध्यान से सुनिएगा। कह रहे भाई साहब ये जो गुड्स है ये बनाने में मैं आपको जो प्रोवाइड कर रहा हूँ इसकी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो 1,00,000 रुपए है। सुनना जरा ध्यान से। कस्टमर ने कहा भाई साहब अपने इन गुड्स की ना टेस्टिंग भी करवाओ। मैंने कहा भाई वो तो हमने करवा ली, करा नहीं, मेरे कहने से एक और करवाओ, मैं आपको उसके पैसे दे दूंगा। तो क्या मैं उससे वैल्यू चार्ज करूंगा उसकी? हाँ। तो मैंने 10,000 रुपए की और चीज टेस्टिंग वगैरह करा दी। क्या मेरी बात समझ में आती है? फिर सप्लायर ने जानबूझ के क्या किया था, कह रहे भाई साहब आप जो मुझे अलग से 50,000 रुपए देने वाले हो ना, कह रहे हाँ आपके बाकी हैं इसी गुड्स से रिलेटेड। तो मैंने कहा मैं इस 1,00,000 में से हटा के लिख रहा हूँ। मैंने 1,50,000 रुपए की अमाउंट थी, मैंने कितनी लिखी है? सिर्फ 1,00,000। आप 50,000 रुपए मेरे मामा के बेटे को दे देना, मुझे उसे देने हैं डायरेक्टली। इससे क्या होगा, पैसे मेरे पास नहीं आएंगे तो इसमें नहीं लिखा जाएगा। बताइए लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए? लिखना चाहिए। इसे बोलते हैं आप वैल्यू ऑफ सप्लाई। कौन कौन सी चीजें ऐसी है जिन्हें जोड़ने के बाद आप जीएसटी लगाते हैं, उस चैप्टर का नाम है, बताइए क्या? वैल्यू ऑफ सप्लायर। पहला समझ में आया आपको, सप्लाई। दूसरा समझ में आया आपको, वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब आते हैं तीसरे चैप्टर पे, टाइम ऑफ सप्लाई। क्या चीज? किस समय जीएसटी लगाएंगे। हर चैप्टर को बेटा आपको ऐसे कहानी की तरह बताऊंगा कि आपको प्रोविजन बिल्कुल भी रटने नहीं पड़ेंगे। हम और आप बैठकर क्लास में, जैसे इनकम टैक्स में हमने कुछ प्रोविजंस नहीं बनाए कि ऐसे होना चाहिए। आप सब हमारे इनकम टैक्स काउंसिल थे, अब आप फिर जीएसटी काउंसिल बन जाएंगे, जीएसटी के मेंबर्स। आप जो बोलेंगे वही कानून होगा। देखो जरा कैसे, चैप्टर का मतलब बता रहा हूं मैं आपको। टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब होता है जीएसटी कब लगना चाहिए, कब। आप मुझे बताना, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देता हूं कि किस किस समय पर जीएसटी लगना चाहिए था। मैंने कहा मुझे एक ऑर्डर आया बेंगलोर से और मैं बैग्स बनाता हूं, ठीक है, बेंगलोर से ऑर्डर आया है। मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं जो कि बैग बनाता हूं, मैं बैग मैन्युफैक्चर करता हूं। ऑर्डर आया 1 जुलाई को, ठीक है। मैंने ऑर्डर बनाना शुरू कर दिया 2 जुलाई को, बन के तैयार हुआ 4 जुलाई को, ठीक है। 4 जुलाई को जब बन के तैयार हो गया तो मैंने उसे इन्फॉर्म कर दिया। मैंने 5 तारीख को मैंने इन्फॉर्मेशन भेज दी। 5 जुलाई को मैंने कहा भाई अपना सामान आके ले जाओ। कह रहे ठीक है। उन्होंने अपने यहां से ट्रक भेजा 7 जुलाई को, ट्रक मेरे यहां पहुंचा और सामान लेकर गया 8 जुलाई को। पेमेंट मुझे मिली 10 जुलाई को। बताइए बेटा, बहुत सारी डेट्स हैं, जीएसटी कब लगना चाहिए था? आप कोई अपना एग्जाम्पल बताइए, फिर मैं आपको रूल समझाऊंगा। बताइए, 1 बाय 1 बताइए। 10 जुलाई। कब? डेट बताओ बेटा, मुझे नहीं पता। जब वो डिलीवरी के लिए निकल चुका है तब। ये वाला डिलीवरी 8 8 को निकला 8 को निकला है, यानी जो डिलीवरी है वो यहां से, वो तो पिक करने आए थे बेटा। यहां बारात आई थी, यहां से अगले दिन जाएगी ना बारात दुल्हन को लेके। बेटा 7 और 8 में डिफरेंस है ना। आप बताइए, आपने ये बताया? हाँ आप बताओ बेटा, डेट में कंफ्यूज मत ना। यहां से गाड़ी चली थी 7 जुलाई को, यहां से निकली 8 जुलाई को। सस्ता रहा था ड्राइवर। बताइए। जीएसटी तो तभी लग गया होगा ना जब हमने प्रोडक्ट बना दिया है। नहीं, किसने बोला? जीएसटी कब लगाना है इसी बात की तो चर्चा चल रही है बेटा। आप बताओ। 8 8 8 8 आपने तो 10 बोला। आप बताइए बेटा। 10 10। देखो जो बच्चे 10 कह रहे हैं इसका मतलब उनका कहना यह है कि पैसे से लेना देना है। किससे लेना देना है? जब पैसे मिलेंगे तभी जीएसटी लगेगा। गवर्नमेंट क्या कह रही है, जरा ध्यान से देखो। गवर्नमेंट ऊपर से इस पूरी ट्रांजैक्शन को देख रही है, तुम क्या कर रहे हो। अब सोचो, अगर कस्टमर्स को पता चल जाए कि गवर्नमेंट को पैसा तब पहुंचेगा जब हम पैसे का लेन देन करेंगे, तो क्या वो पैसे का लेन देन जल्दी करेंगे या लेट करेंगे?
सीधी सी बात है। जब आपको पता चलेगा कि आपकी कौन सी वाली एक्टिविटी की वजह से गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, तो पहली चीज जब मैं गुड्स की बात करता हूं तो उसमें जो कैश यानी कि जो पेमेंट है उस वाली डेट को इग्नोर किया जाता है। कह रहे पेमेंट की डेट को इग्नोर कर दो। 10 तारीख बेटा क्यों इग्नोर हुई, रीजन समझ में आया आपको? गवर्नमेंट ये कह रही तुम कभी पैसे एडवांस दोगे, कभी आधा अभी दोगे आधा बाद में दोगे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। आधा पैसा आपने अभी दिया आधा बाद में दिया। अब हम क्या आधी अमाउंट पर टैक्स अब लगाए, आधी अमाउंट पर टैक्स बाद में लगाए? आप कभी कह रहे हो 3 महीने का उधार दे दो, तो क्या मैं 3 महीने तक रुकूंगा? आपका बिजनेस आपस में ट्रांजैक्शन कभी भी करो, गवर्नमेंट को टैक्स कब मिलने जाना चाहिए, हम इस बात पे बात कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है। यानी कई बार ऐसा होगा कि इससे मुझे पैसे आ गए हैं लेकिन अभी मेरी डेट नहीं आई है टैक्स भरने की, समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि गवर्नमेंट को पैसे से कोई लेना देना नहीं है। और कई बार ऐसा भी होगा कि इसने पैसे दिए ही नहीं अभी तक और डेट आ गई टैक्स भरने की और मैन्युफैक्चरर अपनी जेब से भर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो डेट ऑफ कैश को या पेमेंट को हम क्यों इग्नोर करते, रीजन समझ में आया? अब आते हैं इसके अलावा और कौन सी डेट है। पहली डेट कौन सी हो सकती थी? सबसे पहली जब ऑर्डर आया था, कौन सी डेट को ऑर्डर आया था? 1 जुलाई को। कह रहे नहीं लगाएंगे, अभी तो ऑर्डर आया है। कह रहे सामान बनके तैयार हो गया। हमने कहा भाई जो सामान बनके तैयार होने पे टैक्स लगता है उसे एक्साइज बोलते हैं, जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, जो मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है। आपने ही कहा था सप्लाई मान लिया जाएगा तब टैक्स लगेगा। तो सामान का बनके तैयार हो जाना क्या बिक जाने के बराबर होता है? द आंसर इज नो। कह रहे जिस दिन आपकी दहलीज से विदाई हो जाएगी उस दिन जीएसटी लगाया जाएगा। किस दिन बताओ बेटा? दहलीज 8। इसलिए बेटा मैं आपको जीएसटी काउंसिल बोलता हूं। पता है आपको जो चीजें आपको नहीं पता उसमें आप जो सलाह देते हो माशाल्लाह। कह रहे सर पढ़ा दोगे तब तो गलती करेंगे ना, अभी तो आपने बताया नहीं। अभी आपने सीधा सवाल पूछा, बिना लॉ पढ़ाए बिना कानून पढ़ाए जीएसटी का आपने एक सवाल पूछा, बताओ कब होगा, और मेजोरिटी बच्चों ने यही जवाब दिया। कह रहे सर इन बातों में सलाह तो हमारा मेन काम है। अगर आप ये बोल दो आपका टेस्ट नहीं है, आप जवाब दो, एक से एक जवाब मिलेगा। आप ये बोल दो टेस्ट चेक नहीं करोगे, आप फिर हमारे आंसर देखो। अगर आप हमें एग्जाम के लिए ना पढ़ाएं, अगर एग्जाम देने से मना कर दे तो हमारी पढ़ाई का लेवल देखो। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो इसका आंसर पता है सच में क्या है? हालांकि अभी मैंने सिर्फ किसकी बात की है? गुड्स की। क्या आगे जाके सर्विस भी हो सकता है? जी हां। और जब सर्विस होगा तब पेमेंट की डेट को कंसिडर करेंगे। जब किसकी बात करूंगा? सर्विस की। तब पेमेंट की डेट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। गुड्स के केस में पेमेंट की डेट को इग्नोर करते हैं, सर्विस के केस में पेमेंट की डेट को इग्नोर नहीं करते हैं। इस पूरे चैप्टर का नाम क्या बताया बेटा मैंने? बताओ ना, लाइक कह रहे जीएसटी। क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई। क्या है इसका नाम? टाइम। 3 चैप्टर का मतलब समझ में आया? पहले चैप्टर का नाम, इसमें किस चीज पे टैक्स लगेगा, किस चीज पे टैक्स नहीं लगेगा, कौन सी चीज सप्लाई ऑफ गुड्स है और कौन सी चीज सप्लाई ऑफ सर्विस है। जैसे आप बताओ, मैं गया प्लेन में। कहां गया मैं? प्लेन में सबसे पहले तो भूख लगती है क्योंकि प्लेन चलने में बहुत ज़्यादा समय है। तो प्लेन में मुझे खाना दे दिया उन्होंने, मैं कहा हाँ यार दे दो। फिर जब प्लेन थोड़ा सा टेक ऑफ कर रहा था और जब बादलों में पहुंच गया, तो बादलों में तो आराम से था, जैसे ही बिजली कड़कने लगी प्लेन थोड़ा हिलने लगा, मैं थोड़ा घबरा गया। अब घबराहट का एक ही इलाज, प्लेन में मिलती है नहीं मिलती है बताओ? मिलती है। अब आप मुझे बताओ जो खाना और जो दारू मैं वहां पर पी रहा हूं और जो मैं जर्नी कर रहा हूं, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है या गुड्स है? बताओ, सप्लाई ऑफ सर्विस है गुड्स? खरीदा कहाँ मैंने? वो तो फ्री मिलता है। फ्री है अलग से बेटा, जो कॉम्प्लीमेंट्री चीजें वो तो फ्री मिलती है ना। अलग से दारू मांगी मैंने कहा भाई एक बोतल में कुछ नहीं होगा, ला और ला। मैं बिजनेस क्लास में ही था बेटा, सपना है तो बिजनेस क्लास का लूंगा ना। बताइए, तो वो टिकट में इंक्लूड था। अब मैंने कहा यार ये तो मजा आ गया, जो भी है ये 4-5 गिलास और ले आ, उसके पैसे दूंगा, वो एक अलग बात है। क्लास चली, जाके बैठ जाओ। यहां से तो ठीक गया था। देख रहे बच्चे की डेडिकेशन, सीए बन चुका है ये, लेकिन अभी पढ़ रहा है। हाँ, अभी भी सीएमए के एग्जाम दे रहा है। एक हमारे बच्चे हैं, कह रहे सर जुम्मा बस अब जीवन में फाउंडेशन किया है, और इंटरमीडिएट में भी अपनी बॉडी को लास्ट की तरह उठाकर लेकर आते हैं। वो बच्चा सीए बन चुका है, तब भी उसमें डेडिकेशन देखो, आश्रम से यहाँ पढ़ने आया है। सोचो, अक्षरधाम, जो भी अक्षरधाम। समझ रहे मेरी बात को? कह रहे अगर हम बन चुके होते हम आपकी शक्ल कभी देखते ना ना ना। चलो, और ये कितना अच्छा बोल रहे थे सर, एक बार बन जाऊं, एक बार बन जाऊं। आके दोस्तों को पार्टी देके चला गया यहीं के, मैं खड़ा होकर देख रहा हूं बैठ के यहाँ। चलिए, चैप्टर समझ में है। पहला कौन सा है? सप्लाई। सप्लाई क्या कहता है? कौन सी चीज जीएसटी के अंदर आती है जिस पे टैक्स लगेगा। दूसरी चीज क्या है? वैल्यू ऑफ सप्लाई। दूसरी चीज क्या है? वैल्यू।
वैल्यू सप्लाई का मतलब होता है किस अमाउंट पर जीएसटी लगाएंगे, बहुत सारी अमाउंट शामिल है और जो दुकानदार है वो बहुत सारी गड़बड़ करने की कोशिश करेगा और हम कैसे ट्राई करें कि हम इसके ऊपर जीएसटी लगा दें। तीसरा कौन सा है, कब जीएसटी लगेगा, हिंदी में समझ में आ रहा है आपको। चौथी चीज जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर समझ में आएगा आपको चार्ज, क्या है ये, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आएगा आगे जाके, 1 बाय 1 बताता हूं चार्ज का मतलब क्या है। देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया, दो चीजें हो सकती हैं, एक तो सप्लायर और दूसरा कौन सा है, रिसिपेंट। बताइए किसके ऊपर जीएसटी लगता है, किसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है, बताइए किसको, सप्लायर। इसे बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज। कौन सा चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज का मतलब क्या होता है, वेयर सप्लायर इज लायबल टू रजिस्टर अंडर जीएसटी, यही रजिस्ट्रेशन कराएगा और यही जीएसटी चार्ज भी करेगा। इसे कैसा चार्ज बोलते हैं, फॉरवर्ड चार्ज। नॉर्मल जिंदगी, कैसी जिंदगी बोलते हैं इसको, नॉर्मल जिंदगी। अगर मैं बोलूं रिवर्स चार्ज, बताओ इसका क्या मतलब होगा, कौन लायबल होगा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, रिसिपेंट। अब सोचो जरा इससे क्या अनर्थ हो जाएगा। अगर मैं मैकडी में जा रहा हूं, अगर मैं मैकडी में जा रहा हूं और मुझे वहां बर्गर खाना है, ठीक है, सप्लायर कौन, मैकडी, रिसिपेंट कौन, मैं। नॉर्मल जिंदगी क्या कहता है, रजिस्ट्रेशन किसको लेना है, किसको लेना है, सप्लायर को, किसको लेना है, सप्लायर को। और टैक्स कौन लगाएगा, सप्लायर। उल्टा कर दो तो, उल्टा कर दो तो रिसिपेंट। अब सोचो जो जो व्यक्ति बर्गर खाने जाएगा उन सबको पहले जीएसटी में जाके रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, फिर जीएसटी भरना पड़ेगा। बताओ सही बात है या गलत बात है, गलत बात है। अब मैं आपकी दुकान पे एक चिप्स का पैकेट लेने आया मान के चलिए, और आपकी चिप्स की दुकान है, और आपकी किस चीज की दुकान है, चिप्स की, तो क्या मैं पहले जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करूं, क्या मैं पहले जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराऊं, नहीं, उल्टा नहीं हो जाएगा यहां पर। अब सुनो कहानी में ट्विस्ट कब आएगा, जब आप भी अपना आंसर बदल दोगे। मैंने कहा मैं, जो रिसिपेंट है ना वो रिलायंस कंपनी है, कौन सी कंपनी, और मैं एक प्लम्बर हूं। मैं कौन हूं, एक प्लम्बर। प्लम्बर सर्विसेज देगा कौन सी कंपनी को, कौन सी कंपनी को, बताइए गवर्नमेंट को किसके ऊपर जीए, यहां पर सर्विस प्रोवाइडर कौन है, बस इतना बता दो। प्लम्बर जो है वो कौन है, सर्विस प्रोवाइडर, और रिलायंस कंपनी कौन है, रिसिपेंट। अगर आप जीएसटी काउंसिल हैं तो आप किसको जिम्मेदारी देंगे इस केस में कि किसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, रिलायंस को या प्लम्बर को, रिलायंस को। जिसको आप जल्दी से ट्रेस कर सके, जो बड़ी है उसको देनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस केस में जो गवर्नमेंट है वो रिवर्स कर देती है केस को, और क्या बताती है इसमें कैसे लगेगा जीएसटी, रिवर्स चार्ज। हु इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर दिस, रिसिपिएंट और प्रोवाइडर, रिसिपिएंट। चार्ज भी कौन करेगा, रिसिपिएंट। यानी कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें देख के आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर सर्विस प्रोवाइडर नहीं, सर्विस रिसिपिएंट इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड एंड पे जीएसटी। क्या मेरी बात समझ में आती है। ये कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे बताओ हम कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे, चलो ये समझ में आया आपको, ठीक। वापस चला मैं, कितने चैप्टर बता दिए बेटा मैंने, आगे चलते हैं। अब कौन सा चैप्टर बचा, कह रहे और भी चैप्टर्स बचे। पॉइंट नंबर 5, एक आपने सुना होगा अभी, कौन सी चीज, गुड्स कहीं से शुरू हुए कहीं पहुंचे और कंज्यूम कहीं और किए गए। 3 स्टेट शामिल थे उसमें, 2 स्टेट शामिल थे उसमें। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को यह अधिकार मिलेगा कि टैक्स वो कलेक्ट करे, इसके लिए कौन सा चैप्टर बना है, प्लेस ऑफ सप्लाई। एक कंसेप्ट होता है, एक चैप्टर है जिसका नाम क्या है, फटाफट से बताइए, रजिस्ट्रेशन। बेटा आप जब ये चैप्टर्स पढ़ लेंगे तो आप बोलोगे सर नींद में ही पूछ लो, हम बता देंगे, क्योंकि क्या लिखा हुआ है वो नहीं पढ़ना हमें, क्या होना चाहिए हम पहले डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे, डिस्कस, कि आप कौन हो, आप बोलना हम जीएसटी काउंसिल है। मैं आपके सामने सिचुएशन रखूंगा और आप जो सलाह देंगे वही कानून होगा। तो क्या जब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, जी हाँ। एक होता है लाइन लिखी गई है, जैसे मैंने आपसे पूछा कौन सी तारीख पर टैक्स लगना चाहिए, तो आप सबने दिमाग लगाया। क्या मेरी बात समझ में आई। कुछ बच्चों ने कहा पैसे वाली तारीख पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर मैंने आपको लॉजिक दिया कि पैसे वाली डेट पे होगी तो लोगों के हाथ में होगा फिर गवर्नमेंट को पागल बनाना। जैसे मान लीजिए जिस समय पर फीस आएगी, अगर उस समय मुझे गवर्नमेंट को जीएसटी भरना पड़े तो क्या मैं टलकाऊंगा नहीं गवर्नमेंट को, हाँ कैश में रिसीव भी कर लूंगा, गवर्नमेंट को पता चलेगा क्या, नहीं, और बोलूंगा ये तो 2 महीने बाद देगा पैसे। फिर तो मैं सभी बच्चों का बोल दूंगा, उन्होंने बोला जब से कमाना शुरू करेंगे तब से पैसे देंगे सर आपको, और पीछे से कैश रिसीव करता रहूंगा। इससे गवर्नमेंट पागल बनेगी या नहीं बनेगी, बन जाएगी, बहुत आसानी से बन जाएगी। इसलिए कैश वाली टर्म को इग्नोर करते हैं। गुड्स में या सर्विस में, गुड्स में। क्या सर्विस में इग्नोर करते हैं, नहीं, सर्विस में इग्नोर नहीं करते। अब आते हैं कौन से चैप्टर पर, फटाफट से बताइए, रजिस्ट्रेशन। कह रहे सर रजिस्ट्रेशन के बारे में बताओ। मैंने कहा एक बात बताओ,
मैंने अभी सर्विसेज देना शुरू किया है, ध्यान से सुनिएगा, और पूरे साल में किस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, ये किस चीज पे डिपेंड होना चाहिए, आप बताओ। आप जीएसटी काउंसिल हो, किस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन में आना चाहिए, मतलब क्या लिमिट, क्या कोई पैसे की लिमिट होनी चाहिए, या कौन से गुड्स और सर्विसेज बेच रहा है इसके ऊपर होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताइए। कौन से गुड्स तो सप्लाई में चला गया, कितनी अमाउंट के बाद, किस चीज की कितनी अमाउंट। मान लीजिए मैंने अभी सप्लाई करना शुरू किया है और पूरे साल में जो मेरा टर्नओवर है, एक महीने में मैं 40,000 के सामान बेच लेता हूं, और पूरे साल में कितना हो गया, 4,80,000। ये सेल है, कमाई है या सेल है। क्या सेल में खर्चे भी होते हैं, हाँ, तो क्या कमाई बहुत ज्यादा हो गई, नहीं। अब हमें ये डिस्कस करना है कि सर लिमिट क्या रखनी चाहिए। मैंने कहा मान लीजिए मैं एक महीने में 70,000 रुपए के सामान बेच लेता हूं एक महीने में, तो मैंने कहा पूरे साल का बताओ फिर, 8,40,000। पूरे साल का कितना हो गया, 8,40,000। मैं 8,40,000 की कमाई कर रहा हूं या सिर्फ सामान बेचा है। इसमें से क्या खर्चे भी हटेंगे, जी हाँ खर्चे भी हटेंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है। तो अब हमें एक लिमिट तय करनी है रजिस्ट्रेशन की, कि भाई लिमिट बताओ कि कितने से टर्नओवर, क्या चीज, टर्नओवर। और टर्नओवर को क्या बोलते हैं इसमें, सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई आपकी एक साल में कितने से क्रॉस कर जाए कि तब, अभी मैं कमाई की बात कर रहा हूं या सिर्फ सप्लाई की बात कर रहा हूं, सप्लाई, उसमें से तो खर्चे वर्चे शामिल होते हैं, कि कब हम डिसाइड करें कि बताइए भाई कि इतने से ऊपर हो जाने के बाद आपका जो है टैक्स भरना शुरू हो जाएगा, बताइए। अंदाजा लगाना है बेटा। अब प्रेशर में आगे, मैंने तारीफ कर दी ना, सही अंदाजा लगाते हैं, नहीं उल्टा सीधा कोई भी गेस करिए, कोई भी अमाउंट, रैंडम गेस। 10 लाख, 10 से एक बताना बेटा। ऑफर मस्ट बी सर्टेन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 10 लाख, 15, 5 ना, लाइक 8,40 तक तो मैंने ही बता दिया। 10, जैसे घर में चिल्लाते वैसे बोलो ना लायक। क्या सप्लाई का हाफ, जितना भी सप्लाई करेगा उसका हाफ। कितना सप्लाई करने के बाद जीएसटी लगेगा, वही पूछ रहा हूं। तो हाफ अमाउंट पे लगेगा। बेटा काश ये पत्थर का होता, मैं फोड़ लेता अपना सर। मैं ये पूछ रहा हूं मेरे सामने तो ये है ना, मैं ये पूछ रहा हूं मेरा टर्नओवर कितने से ज्यादा चला जाए, कितने, मैं परसेंटेज नहीं पूछ रहा आपसे। 15 लाख, हाँ 12 लाख, 10, 10, 12, 12, 12। जैसे इंसान को लगता है वो कुछ है, तुरंत भगवान कहता है नहीं बेटा तुम कुछ नहीं हो। अमाउंट कितनी है, इसलिए मैंने तुम्हें पहले तारीफ की थी, कहीं सर पे ना चढ़ जाओ तुम। हाँ। कह रहे हम हाँ कह रहे हम 2 दोस्त हैं और दोनों ने 10-10 बताया, इसका मतलब क्या था, 20 लाख। आप नहीं समझे, हमारी गलती। वो तो बोल ही नहीं थी, कह रही आधा बता रही हूं मैं, आधा मेरी दोस्त ने बता दिया था। वाह बेटा वाह। तो जीएसटी के ऊपर लिमिट कितनी है बताओगे जरा, 20 लाख। यानी कि अगर आपका पूरे साल का, फॉर एग्जांपल 1/4/2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक, अगर आपका पूरा टर्नओवर इंक्रीज कर जाता है कितने से, 20 लाख से, एनी पॉइंट ऑफ द टाइम इन द ईयर, किसी भी समय पे आपका जो टर्नओवर है इंक्रीज कर जाता है, तो जिस समय पर टर्नओवर इंक्रीज हो गया विदिन 30 डेज आपको रजिस्ट्रेशन लेने लेना। क्या मेरी बात समझ में आती है, क्या मेरी बात समझ में आती है। और अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील करते हो तो वो लिमिट ज्यादा कर देते हैं, कितने की, कितने की, हाँ जी, नहीं ये गुड सर्विस दोनों के लिए, अगर कोई व्यक्ति गुड्स और सर्विस दोनों बेच रहा है, गुड्स प्लस सर्विस, तो लिमिट कितनी है, 20 लाख। खाली सर्विस बेच रहा है तब भी लिमिट कितनी है, 20 लाख। लेकिन अगर आप खाली सिर्फ और सिर्फ क्या बेच रहे हो, गुड्स, मुझे बताइए गुड्स में ज्यादा मार्जिन होता है या सर्विस में, जी नहीं सर्विस में। गुड्स में, अरे नालायक, मैं कोई दूध का पैकेट खरीद के लाया, किसी का अगर दुकान हो तो आपको पता चलेगा, दूध का पैकेट मैं खरीद कर लाता हूं 30 रुपए का और बेचता हूं 31 रुपए का। गुड्स में तो गुड्स की भी कॉस्ट है। जैसे मान लीजिए आप जिम गए, गुड्स लेने गए, सर्विस लेने गए, वो इक्विपमेंट की कॉस्ट एक बार है ना, हर बार कोई रॉ मटेरियल वगैरह लगा रहे हैं क्या, नहीं। अब आप बोलोगे सर जिम में तो रेंट होता है, तो दुकान का भी रेंट होता है,
जिम में बिजली लगती है, दुकान में भी बिजली लगती है। जिम में गाने चलते हैं, दुकान में भी भगवान के गाने चलते हैं। जिम में वर्कर्स लगते हैं, दुकान में भी वर्कर्स लगते हैं। और उसके साथ साथ लगता है सामान। और उसके साथ साथ क्या लगता है? सामान, जो दुकानदार हर साल या तो बनाकर बेचता है या खरीद कर लाकर बेचता है। तो ज्यादा मार्जिन किस में हुआ, गुड्स में या सर्विस में? आप क्या लेने आए हो, गुड्स या सर्विस? क्या लेने आए हो? कई जगह कम भी होता है, लेकिन वैसे इन जनरल सर्विसेज में क्या होता है? ज्यादा। आपको क्या पढ़ते समय बुक भी मिल जाती है? हाँ, वो हम बुक बेचने का बिजनेस है क्या हमारा? ये सर्विस का है। अगर आप किसी दुकान पे जाए जो बुक्स बेचते हैं, ध्यान से सुनिए, पब्लिकेशन की बुक्स बेचते हैं, जो वो पब्लिकेशन की बुक्स सेल कर रहे हैं, वो कहीं से खरीद के ला रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो बुक्स वो हमें 350 रुपए की दे रहे हैं, उसका 350 का मार्जिन है? आपको पता है 250-300 तक तो मिनिमम बुक आती ही होगी, बस वो 10-20-50 रुपए के मार्जिन पे खेलते हैं। तो गुड्स में मार्जिन कम होने की वजह से गवर्नमेंट ने जो लिमिट दी है वो क्या दी है? 40 लाख। अगर आप एक्सक्लूसिवली क्या बेच रहे हो? अभी तक मैंने बताओ सिलेबस की कोई भी बात बताई क्या आपको? हाँ, ये सब सिलेबस में है आपके। चैप्टर की कोई बात नहीं बताई, मैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं बस। क्या मेरी बात समझ में आती है? ये कौन से चैप्टर बता रहा हूं मैं, ये तो बता दो। कौन से चैप्टर बता रहा हूं मैं? रजिस्ट्रेशन। कौन से चैप्टर बता रहा हूं कि एक व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन कब लेना? मैंने कहा जब मैंने शुरू किया उसी दिन तो 20 लाख क्रॉस नहीं हो जाएंगे या 40 लाख क्रॉस नहीं हो जाएंगे। तो होगा क्या, जिस दिन मेरा टर्नओवर या एग्रीगेट टर्नओवर इंक्रीज कर जाएगा, फॉर एग्जांपल 20 लाख, मैं भी नॉर्मल बात कर रहा हूं, कितने का? 20 लाख से ज्यादा, उसी दिन के विदिन कितने डेज मुझे क्या करवा लेना चाहिए? रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। बाकी वो जीएसटी वाले के ऊपर कितने दिन में रजिस्ट्रेशन देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, अच्छा। ये कौन है नालायक पीछे ताली बजा रहे हैं? 1 मिनट आ रहा हूं बेटा मैं। बच्चे से किसी से कैसे बात करें? बढ़िया भाई, बस उसमें आपकी कॉफी माचा नहीं मिला, इसलिए माचा नहीं। अरे बेटा, मैं इस बच्चे की बुराई कर रहा था ना, ये लाया है क्या माचा? क्या माचा नहीं, इसमें कोल्ड कॉफी। कोल्ड कॉफी वगैरह सब लेकर आया मेरे लिए, गलती से बुराई कर रहा था बेटा। बाद में सर जी, बस 1 मिनट बेटा। बेटा क्लास चलिए, अभी शोर मत मचाना, ठीक है? ठीक है, हाँ भाई, टॉफी मेरे को भी दे दो यार, हैप्पी बर्थडे। लेकिन अब शोर मत मचाना प्लीज़ बेटा, बातें मत करो, वहाँ डिस्टर्बेंस हो रही है पढ़ाने में, बात हो रही है जीएसटी। अब बैठ जाओ, से घूमो मत, मेरा ध्यान इधर जाता है। हैं? नहीं, वो फाउंडेशन की भी है ना। हाँ हाँ, सेम है ना। कोई नहीं, कल से आएगा ना, ठीक है? अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, सुनो। बताओ बेटा, ये क्या है? वेरी गुड। 2 स्टेट है, इस हिस्से में दिल्ली है, इस हिस्से में मुंबई है। पढ़ा है आपने बेटा मैप? सही है, मैप थोड़ा ज्यादा गलत नहीं है क्या? ऐसे अरे बेटा सुन तो लो मेरी बात, हम पढ़े सरकारी स्कूल में। तो इसका क्या मतलब? अरे सुन तो लो, उसमें मैप मास्टर आके भरवाता था लास्ट में, कहता बेटा मैप मत भरना। और हाँ ये चीटिंग नहीं, ये तो गलत बनाया है। बेटा, मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ क्या? क्या पढ़ा रहा हूँ? जीएसटी। सही जगह मैप दिखाना मेरा टेंशन वाली बात नहीं। इधर सुनो बस, दिल्ली का एक व्यापारी, इधर सुन लो, नालायक को बहुत मारूंगा पकड़ के। दिल्ली का एक व्यापारी मुंबई में सामान बेच रहा है, दिल्ली के अंदर नहीं बेच रहा, वो कहाँ बेच रहा है? मुंबई में। अलग अलग स्टेट में सामान बेचता है, उसका एग्रीगेट टर्नओवर पूरे साल का 12 लाख रुपए। बताइए उसे रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए या नहीं? हाँ, सर्विस बेच रहा है, बस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। आप जीएसटी वाले हो भाई। मैंने छोटे इंसान को मना किया था, किस इंसान को? छोटा व्यक्ति, जिसका, अब छोटे व्यक्ति का हाइट से बोलूं क्या, टर्नओवर से, जिसका टर्नओवर कम होगा, तो वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा। वो जिसका टर्नओवर कम है 20 लाख से, वो रजिस्ट्रेशन कहां कराता है? नहीं जरूरत कराने की, तो अगर छोटे शॉपकीपर है वो रजिस्ट्रेशन मर्जी है उनकी। अगर उनका एग्रीगेट, छोटा शॉपकीपर बेच बहुत रहा है, ये भी ध्यान रखना। तो अगर आपकी दुकान बहुत बड़ी है लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर आपका 20 लाख से नीचे है, तो आपको रजिस्ट्रेशन में कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं जीएसटी में। अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा एक छोटा व्यापारी है, हाइट भी उसकी 3 फीट है और टर्नओवर कितना है?
12 लाख। लेकिन वो अपना सामान दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई सब जगह बेचता है। और आप अब ध्यान से सुनिएगा, सामान गुड्स हो या सर्विस हो कुछ भी हो, आपसे पूछ रहा हूं मैं कि क्या ये छोटा व्यापारी कहलाने लायक है या नहीं है? टर्नओवर तो 12 लाख है और आप गवर्नमेंट में है, आप चाहते हो आप टैक्स लें, क्या करोगे? अगर कम टर्नओवर है तो कितनी जगह कैसे सप्लाई कर सकते हैं कुछ? कह रहा सीधी सी हिसाब है, 4 स्टेट में बेचता हूँ, 3-3 लाख रुपए, बाकी हिसाब लगा लो आप। जरूरी थोड़ी ना, अरे कोई दिल्ली में ही बेच रहा है उसका एग्रीगेट टर्नओवर बहुत ज्यादा या कम होगा, ऐसा जरूरी थोड़ी ना। दिल्ली में बेच के करोड़ों का टर्नओवर है। बताइए बेटा, रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए इसको या नहीं? प्रियंका आप बताओ। नहीं कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, कराना चाहिए। रोशनी बेटा एक जवाब देना ना। कराना चाहिए भाई। तुम छोटे आदमी कहां से तुम दूसरे स्टेट की बाउंड्रीज को टच कर रहे हो, अपना सामान दूसरे स्टेट में बेच रहे हो, तुम रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराओगे? तो इसका मतलब गवर्नमेंट कह रही, सुनो 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 बेटा, इसी का मतलब तो बता रहा हूं। तो खाली अमाउंट पे भी डिपेंड नहीं करता, बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस भी आएंगे आपके कि आप 20 लाख से कम का कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इस कंसेप्ट को बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। जब आप अपने स्टेट की बाउंड्रीज को क्रॉस करके जा रहे हो और आपके गुड्स या सर्विसेज दूसरे स्टेट में पहुंच रहे हैं, अब तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है गवर्नमेंट के लिए जानना कि कहां बेच रहे हो। रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराओगे तो क्या टैक्स लग पाएगा और हमें जानकारी हो पाएगी आप कहां कहां बेच रहे हो? नहीं। तो आप पहले रजिस्ट्रेशन कराओ, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। कैसा रजिस्ट्रेशन है? कंपलसरी, कराना ही पड़ेगा। तो कुछ रजिस्ट्रेशन होते हैं अमाउंट बेस्ड और कुछ रजिस्ट्रेशन होते हैं कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, जो आपको कराने ही पड़ेंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है? ठीक, अच्छा। ये कौन सा चैप्टर था बताओ पहले? रजिस्ट्रेशन, ठीक। उसके बाद चैप्टर नंबर आते हैं 7 पर। 7th चैप्टर आपसे कहता है प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, एग्जेम्पशन। क्या लिखा है इसमें? एग्जेम्पशंस का मतलब यहां पर यह है कि एक व्यक्ति जो ऐसे गुड्स बेच रहा है जिस पे जीएसटी लगता है, ऐसे व्यक्ति को बेच रहा है जिसके ऊपर भी जीएसटी लगता है, आपस में गुड्स बेच रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने कह रखा है कि हम इस पे टैक्स नहीं लेंगे। गवर्नमेंट ने क्या कह रखा है? हम इस पे टैक्स नहीं लेंगे। उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या चीज? एग्जेम्पशंस। फार्मर बेचारा अपनी खेती की फसल जो है, फसल की खेती है जो भी बेच रहा है, बताइए उस पर लगना चाहिए टैक्स? नहीं लगना है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे क्या टैक्स लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। हैंडीक्राफ्ट्स, कौन सी चीज? आप हैंडीक्राफ्ट बेच रहे हो और एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर है, क्या उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए? नहीं। तो बहुत सारी चीजें हम ऐसी पढ़ेंगे यार जहां पर ना तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी, रजिस्ट्रेशन चैप्टर से भी लिंक कर जाएगा वो, रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं है अगर आप सिर्फ क्या कर रहे हैं? हैंडीक्राफ्ट बेच रहे हो और लिमिट के अंदर है। जैसे इंटरस्टेट सप्लाई, कौन सी सप्लाई? मैं एक सप्लायर हूं जो दिल्ली से मुंबई सामान बेचता हूं, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ क्या बेच रहा हूं? फटाफट से बताइए। तो अगर आप किस नजर से देखेंगे कि छोटा व्यापारी है बड़ा व्यापारी, तो आपको कैसा व्यापारी दिखाई देगा? बड़ा। लेकिन क्या बेच रहा है? तो क्या कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा? नहीं होगा। समझ रहे? ये हम चैप्टर में जब डिटेल में बढ़ेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे, हालांकि मैं आपको समझा रहा हूं। तो हमने जो टॉपिक है उसका क्या नाम है फटाफट से बताइए? एग्जेम्पशंस। क्या नाम है टॉपिक का? एग्जेम्पशंस। की कितनी अमाउंट तक या कौन कौन सी ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसपे लग तो रहा है कि जीएसटी लगेगा लेकिन जीएसटी नहीं लग पाएगा। और मेरे हिसाब से, हालांकि बहुत सारे चैप्टर्स और भी हैं, मैं उन्हें अदर्स की कैटेगरी में डाल देता हूं। एक चैप्टर और लिख देता हूं, फिर अदर्स की कैटेगरी में डालूंगा। इसका क्या मतलब है? आईटीसी, जिसके लिए जीएसटी बना है। जिसके लिए क्या बना है फटाफट से बताइए? जीएसटी। चैप्टर का नाम क्या है? मैं आपको बस पहली क्लास में इतनी नॉलेज दे दूंगा कि कभी भी मैं किसी चैप्टर का रेफरेंस दूं कि ये उस चैप्टर में काम आएगा, तो आपको पता होगा इस चैप्टर में क्या है। क्या मेरी बात समझ में आती है? जैसे जब भी मैं 12th की मैथ स्टार्ट कर रहा था तो उसमें मुझे टीचर ने पढ़ाया मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स, जो मुझे अच्छे से समझ में आया 12th में मैथ में। उसके अलावा कभी कुछ समझ में नहीं आया। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट समय पे ही उन्होंने मुझे डरा दिया था। कह रहे एक बार, मैंने कहा सर डिटर्मिनेंट का ये वाला टॉपिक एक बार और बता दो। कह रहे तुम्हें यही समझ में नहीं आ रहा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में तुम्हारा क्या हाल होगा? तब से डर बिठा दिया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, कुछ समझ में नहीं आया उसके बाद। तो जब भी मैं आपको किसी चैप्टर का रेफरेंस दूं तो आपको डर नहीं लगना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। मैं बोल रहा हूं रजिस्ट्रेशन तो पता होना चाहिए, हाँ रजिस्ट्रेशन में ये था। एक व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराता है, लिमिट के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराता है। मैं बोल रहा हूं आपसे प्लेस ऑफ सप्लाई, तो बोलोगे कहीं से सामान निकल रहा है, कहीं जा रहा है, कोई व्यक्ति बेच रहा है। मैंने सामान बेचा, मैं रजिस्टर्ड हूं दिल्ली में, अपनी ब्रांच जो कि मेरी मुंबई में है वहां से सामान लोड करवाया और बेंगलोर भिजवा दिया, हो गया ना दिमाग खराब?
मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूं, मुझे कोई कार की डिलीवरी देनी है, मेरे पास वो कार नहीं है अभी, लेकिन मेरी जो ब्रांच है मुंबई के अंदर उसके पास वो कार अवेलेबल है, भिजवानी है मुझे बैंगलोर, मैंने कहा तुम भेज दो। कितने स्टेट्स इन्वॉल्व हो गए? अब जीएसटी कहां लगना चाहिए? सवाल पैदा हो गया ना। तो हर चैप्टर जो भी आपका बनाया गया है वो एक क्वेश्चन मार्क रेज करता है। सप्लाई चैप्टर है तो किस अमाउंट पर, किस वैल्यू पर है, या किस चीज पर टैक्स लगना चाहिए? अमाउंट लिखा गया है यहां पर या किस ट्रांजैक्शन पर? किस ट्रांजैक्शन पर। ट्रांजैक्शन क्लियर हो जाए तो अमाउंट बता देना, अमाउंट क्लियर हो जाए तो किस समय लगाए ये बता देना, ये क्लियर हो जाए तो कौन सा व्यक्ति लगाएगा ये बता देना। फॉरवर्ड चार्ज है, रिवर्स चार्ज है, याद है ये वाला? फॉरवर्ड चार्ज में जो बेच रहा है वो लगाता है, और रिवर्स चार्ज में जो रिसिपेंट है। तो इन सभी चैप्टर्स का क्या मतलब है बनाए जाने से पहले? जी हाँ, आगे वाले चैप्टर्स पे आ जाओ। कह रहे कौन लगाएगा, अब ये पता चल गया कौन से वाले व्यक्ति, 3-4 स्टेट्स इन्वॉल्व हैं। कहां मानेंगे कि सप्लाई हुई है? जहां से गुड्स बन के तैयार हुए हैं वो वाली स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी भाई मुझे पैसा मिलना चाहिए, गुड्स तो मेरे हैं। वो कह रहे भाई साहब तू बना के क्या अपने पास रखता, खरीद तो मेरे स्टेट वाला रहा है, ट्रक तेरा सामान भी मेरे स्टेट में लेकर आ रहा है, तो जीएसटी वहां लगना चाहिए। तो झगड़ा है, उस झगड़े को सॉल्व करने के लिए कौन सा चैप्टर है? प्लेस ऑफ सप्लाई। और कह रहे जो पूरी कहानी आपने पढ़ी ये शुरू ही तब होगी जब पहले क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो रजिस्ट्रेशन किसको करवाना चाहिए, तभी ये बाकी कहानी शुरू होगी। अगर रजिस्ट्रेशन क्लियर हो जाए, बाकी सारी क्लियर हो जाए, तो हम आपको ये बताएंगे कब कब एग्जेम्पशन अप्लाई होगी, यानी कब कब टैक्स नहीं लगेगा। और किस चैप्टर के लिए ये जीएसटी आया है वो कौन सा है? आईटीसी की फुल फॉर्म है बेटा इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट क्रेडिट, टैक्स और क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या मतलब होता है, मैं इनका समझाता हूं। देखो जिस चीज के लिए जीएसटी आया, सोचो मैं ऊपर देखो टॉपिक क्या लिख रहा हूं, वाई जीएसटी। जीएसटी को लाया ही क्यों गया? पहले भी तो बहुत सारे टैक्स होते थे, समझिए। जब हमने अपनी पढ़ाई की तो उस समय जीएसटी की जगह हम क्या क्या पढ़ते थे, देखिए जरा। आपके सिलेबस में एक्साइज पढ़ते थे, वैट पढ़ते थे, सीएसटी पढ़ते थे, सीजीएसटी के लिए सीएसटी, बाकी कस्टम्स वगैरह तो आज भी है। मान लीजिए मुझे ये सब पढ़ना पड़ता था। क्या होता है इसका मतलब, मैं इनका बताता हूँ। मैं एक व्यक्ति हूं जो कार मैन्युफैक्चर करता हूं। क्या मैन्युफैक्चर करता हूं? कार मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे बहुत सारे रॉ मटेरियल लाने पड़ते हैं। जब मैं रॉ मटेरियल लेकर आता हूं तो जब मैं सेम स्टेट से रॉ मटेरियल लेकर आता था तो क्या लगता था? वैट। जब मैं दूसरे स्टेट से रॉ मटेरियल लेकर आता था तो क्या लगता था? सीएसटी। क्या लगता था? सीएसटी। और जब काम बन जाता था, जब, और अच्छा मुझे कार बनाने के लिए सिर्फ गुड्स की जरूरत पड़ेगी या सर्विस की भी जरूरत पड़ेगी? तो मैं कहीं से सर्विस भी लेता हूं, उस केस में पता है कौन सा टैक्स लगता था? सर्विस टैक्स अलग से। सभी में गुड्स की डेफिनेशन अलग, सभी में सप्लायर की डेफिनेशन अलग, सभी में बायर की डेफिनेशन अलग। कितनी सारी चीजें पढ़नी थी। अब होता क्या था, देखो यहां पर लगा वैट मान लीजिए 10,000 रुपए का, यहां पर लगा सीएसटी 12,000 रुपए का, यहां पर लगा सर्विस टैक्स 5,000 रुपए का। अब मैं कार को जब मैन्युफैक्चर करता हूं तो एक और टैक्स लग जाता है जिसका नाम होता है एक्साइज ड्यूटी। मैन्युफैक्चर पे लगती थी वो, किस पे लगती थी? मैन्युफैक्चर पे। जैसे ही गुड्स बनके तैयार हो जाएगा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी कि वो टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। नाम क्या बताया मैंने उसका, बताओ? अरे अरे अरे, अच्छा ऐसा तो होता नहीं है वैसे। एक्साइज ड्यूटी, मैंने कहा कितने टैक्स की बात कर ली मैंने? एक ये रहा, दूसरा ये रहा, क्या नाम था इसका? सीएसटी या सीजीएसटी? सीएसटी। दूसरे स्टेट से खरीद के लाया था, उस पर टैक्स लगा। नेक्स्ट कौन सा है? सर्विस टैक्स। और नेक्स्ट कौन सा टैक्स है? एक्साइज ड्यूटी। ये 4 टैक्स मैंने पे किए, ध्यान से सुनिएगा। अब 2 चीजें हो सकती है, या तो कार को मैं अपने स्टेट में बेचूंगा या फिर किसी दूसरे स्टेट में बेचूंगा। कार को जब अपने स्टेट में बेचते थे तो क्या लगता था, और जब दूसरे स्टेट में बेचते थे तो क्या लगता था? अब मैंने सीएसटी की पेमेंट करनी है, मान लीजिए टोटल मिला के 1 लाख या 50,000 रुपए की, तो मैंने पहले से सीएसटी कितना पे कर रखा है बताओगे? कितना पे कर रखा है? 12,000। तो मैं उस 50,000 में से क्या माइनस कर सकता हूं? 12,000। और कितना पे करना पड़ेगा बताओ? 38,000। लेकिन रूल अलग अलग थे। आप सीएसटी में से ये भी माइनस कर सकते हो, ये भी माइनस कर सकते हो, कब क्या माइनस कर सकते हो, इन सब के रूल्स अलग थे। अब उन्होंने पूरा कंसेप्ट चेंज कर दिया। कह रहे सर कैसे? मैंने कहा एक और पेन से लिख के बताता हूं आपको। देखिए अगर आप अपने स्टेट से खरीद रहे हो तब भी क्या लगेगा? दूसरे स्टेट से खरीदोगे तब भी क्या लगेगा? जब आप बना रहे, जब आप सर्विस ले रहे हो तब भी क्या लगेगा? अब आप क्या पे करते हो सिर्फ, और आपको किस चीज का क्रेडिट चाहिए? जीएसटी ही पे करना है और जीएसटी का ही क्रेडिट चाहिए। तो बताइए आसान है या नहीं है? आपको हर एक्ट, हर बायर, हर सप्लायर, हर गुड्स की डेफिनेशन अलग पड़ती थी, सभी की लिमिट्स अलग होती थी।
और 50 नंबर का ही था। तो बताइए बेटा, आप लोगों के वरदान है या नहीं है? बहुत आसानी से आप इसमें 42 मार्क्स वहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो और एमसीक्यू में और टोटल मिला के आप 50 मार्क्स का बहुत आसानी से जीएसटी से कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आती है आपको? पक्की बात है? ठीक है सर इसमें आईटीसी कहाँ है? मैंने कहा वही बात बता रहा हूँ आपको। देखो खैर पूरी कहानी तो बता दी, इसमें क्या नहीं मिला हमें? आईटीसी क्या है? आई का मतलब क्या होता है? इनपुट के समय पर दिए गए टैक्स का क्रेडिट जो आपको मिलता है, इसी चैप्टर को बोलते हैं क्या चीज? इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट मतलब ये रहा, ये वाला समय। इस समय पर, इनपुट के समय पर जो जो आपने क्या भरा टैक्स, उसका क्रेडिट कब कब ले सकते हैं, उसी चैप्टर का नाम क्या है फटाफट से बताइए? इनपुट टैक्स क्रेडिट। और इसी का न्यूमेरिकल आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब बताइए बेटा सिलेबस समझ में आया या नहीं आया? बताओ पहला चैप्टर हिंदी बताना मुझे। पहले चैप्टर क्या है? सेल। किन चीजों को, किन चीजों, कौन सी ऐसी चीजें जो जीएसटी के अंदर आती हैं? दूसरा चैप्टर कौन सा है? किस अमाउंट पर टैक्स लगेगा? टाइम ऑफ सप्लाई कब लगेगा? चौथा पॉइंट कौन लगाएगा? सप्लायर या रिसिपिएंट। उसके बाद कहाँ लगेगा मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद रजिस्ट्रेशन। जीएसटी लगाने की ही जरूरत कब पड़ेगी आपको? रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत कब पड़ेगी? एग्जेम्पशन सब कुछ होगा, सप्लायर रिसिपिएंट सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी टैक्स नहीं लगेगा, उसे क्या बोलते हैं? एग्जेम्पशन। आईटीसी का मतलब क्या है? जब आप कोई सामान बेचते हो, जब आप कोई सामान बेचते हो तो खरीद से समय ऑलरेडी बहुत सारे टैक्स पे करते हो, तो बेचते समय दोबारा थोड़ी टैक्स पे करोगे, तो माइनस कर दो उनको। क्या कर दो उनको? माइनस। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है? ठीक। और लास्ट कौन सा है? इन्हें छोड़ दीजिए बेटा, यहीं से पूरा पेपर आएगा आपका। क्या मेरी बात समझ में आ गई? पक्की बात है? ठीक है। हर चैप्टर की एक कहानी है। कोई भी बच्चा किसी भी चैप्टर में ये नहीं कह सकता सर समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि कहानी चल रही है। कभी वेब सीरीज देखी आपने? ये वेब सीरीज के 8 एपिसोड से जो हम पढ़ने वाले हैं, अदर से वो छोड़ दो। कितने एपिसोड्स देखने वाले हैं? 8। कौन सी वेब सीरीज है जो अभी चल रही है जो सबसे बढ़िया? नहीं, अरे नहीं, अभी मार्केट में नेटफ्लिक्स में इन सब में कौन सी वेब सीरीज चल रही है, या जो सबसे फेमस वेब सीरीज जिसे सब जानते हैं उसका नाम बताओ? स्ट्रेंजर्स थिंग तो बड़ी घटिया है। अच्छी नहीं ना? वेरी गुड बेटा, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। वेडनेसडे नहीं बेटा, मंडे है आज। जैसे एक मैंने वो सुनी थी चोरों वाली, कौन सी है वो? मनीस्ट। या कोई भी, मैं तो कह रहा हूं कुमकुम, भाग्यरथी, अनुपमा, छोटा भीम। अगर आप किसी का, या तारक मेहता का उल्टा चश्मा, अगर आप किसी का भी एपिसोड मिस कर देते हैं, कोई पर्टिकुलर एपिसोड, तो आपको अगली चीज समझ में नहीं आती है। तो मैं किसी भी बच्चे को सजेस्ट नहीं करूंगा कि कोई किसी चैप्टर को लेके अपने मन में हीन भाव ना रखे कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है। कोई चैप्टर है ही नहीं मुश्किल। जीएसटी तो आसान करने के लिए लाया गया है आपका। और हर चैप्टर में जब आपका दिमाग हो, याद करो एपिसोड। सुनो, आपने कभी एपिसोड देखते हैं? शादी तय हुई, क्या हुई? शादी तय। जो दुल्हन है, दुल्हन, वो जो दुल्हन घूंघट में है, वो दुल्हन बदल दी गई है। ये सब आपको पता है? जो दूल्हा बैठा बेचारा, उसको नहीं पता। वो दुल्हन भागने वाली है, उसको भागने के लिए 3-4 लोग बाहर वेट कर रहे हैं कि कैसे कैसे भगाना है। दुल्हन का पापा अलग। ये सब आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। कब दिखाएंगे? ब्रेक के बाद। अब ब्रेक के बाद हमने भाई तीन ब्रेक आते हैं ना टोटल मिला के, हमने तीनों ब्रेक दे के ये दिखाएंगे कल। कुछ हिस्से तक दिखा दिया, बाकी कल। मैं कल तक पहुंच गया, वो लास्ट सैटरडे पे पहुंच गए। जानने के लिए देखिए अगले हफ्ते। सब धीरे धीरे सब हो रहा है। कह रहा वो उठाने ही वाला था घूंघट, उसे पता चलने ही वाला था। अरे ठहरो जीजा जी, हाँ, ऐसा होता है भाई सच में। और जो असली दुल्हन पहुंचने वाली है, उसने सारे ट्रांसपोर्ट यूज कर लिए। पहले वो बस में बैठी थी, बस वाले ने उतार दिया, फिर ट्रक वाले से लिफ्ट, अब बेचारी पैदल भाग रही है। यहां वहां सिंदूर लगाने वाला पैदल ही भागे जा रही है। समझ रहे मेरी बात को? तो ये सब में आपको इंटरेस्ट आना चाहिए पहले कि भाई किस अमाउंट पर टैक्स लगाऊं ये तो बताओ, कब टैक्स लगाएं ये तो बताओ, कौन लगाएगा, हम पहले पकड़ेंगे उसे। छोटा व्यक्ति कौन, बड़ा व्यक्ति, जरूरी थोड़ी हर बार सप्लायर ही बड़ा हो, कभी कभी रिसिपिएंट भी बड़ा हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं बताइए? जीएसटी या वेब सीरीज? वेब सीरीज। और एक भी एपिसोड में किसी के भी पेट में दर्द, सर में दर्द, और किसी के भी घर पे कोई आ गए तो बेटा आगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसा मान के इसे पढ़ेंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है? तो आज ही चैप्टर शुरू कर दूं या अगली क्लास से शुरू करूं? बेटा यही मुझे बस चाहिए था आप लोगों से। अगली क्लास से जो आपने एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में बोला ना, इससे मुझे आपका और अपना भविष्य दोनों का पता चल गया कि
उसमें जा रहा है डायरेक्शन में, ठीक है। हाँ बंद कर दीजिए। अरे रुक जाओ, बंद मत करो, ये कर दो, ये रुक जाओ। ये कुछ कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ, हो सकता है क्लास में बेइज्जती करी हो तो क्लास में देना चाह रहा हूँ। आ जाओ बेटा, आ जाओ, अरे आओ ना। सब बच्चे ताली बजाएंगे इनके लिए। रोहन जी ने सीए को क्रैक कर दिया, इधर आ जाइए भाई। सीए को क्रैक कर दिया और अभी ये सीएमए में छाप छोड़ने वाले हैं। सीए रोहन राज, सही बोल रहा हूँ भाई मैं? हाँ एसीसीए भी हो गया, एसीसीए भी, और तुम खाली एक ही डबल आए हो। आई एम रोहतक में ही हो गया था। अच्छा फिर ठीक है, तो इसने सीए भी कर लिया है, एसीसीए भी कर लिया है, समझ नहीं आ रहा क्यों, मतलब समझ रहे बात को। अब ये बच्चे, इन्होंने फाउंडेशन क्लियर किया है अभी तक जीवन में। इन्हें कोई सलाह मत देना, क्योंकि मुझे पता है तुम कौन सी सलाह दोगे। मैं तो जापान घूम रहा था, मैं तो सिंगापुर घूम रहा था। सच्ची में जापानी घूम रहा। हाँ पता है मुझे, तो ऐसी बात नहीं बोलो। मैंने रात दिन 24 घंटे पढ़ाई की। बता बोलो, वो मैं पार्ट काट दूँ। अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम करना, थोड़ा सा जिस एज में हो वहाँ पे बहुत अच्छे पोजीशन पे हो, बस ट्राई करना कि वन शॉट में क्लियर हो जाए इंटरमीडिएट ग्रुप 1, बस और कुछ नहीं। उसके बाद ग्रुप 2, उसके बाद तो वन शॉट समझ में आया बेटा आपको? ये स्कीम है जो हर 6 महीने में आती है, आपको अवेल नहीं करनी है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, देयर इज नो सेकंड चांस। बस अगर सेकंड चांस में गए तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, और बेस्ट चांस के फर्स्ट चांस ही होता है, बाद में रिपीट करना बहुत मुश्किल है। अभी तो टीचर भी साथ है, दोस्त भी साथ हैं। अगले अटेम्प्ट में कुछ दोस्त आगे निकल गए, वो पीछे रह गए, टीचर भी हीन भावना से देख रहा है, इस गधे की वजह से नाम खराब हो गया। समझ रहे मेरी बात को? जो आपका बेस्ट अटेम्प्ट होता है वो कौन सा अटेम्प्ट होता है? फर्स्ट। अच्छा आपने बोथ ग्रुप एक साथ दिए थे 1-1 करके? मैंने इंटरमीडिएट भी बोथ ग्रुप एक साथ ही दिया था सीए में, और फाइनल भी बोथ ग्रुप एक साथ दिया था, जिसमें 4 एग्जाम्पशन है, लेकिन रैंक नहीं है। रैंक नहीं है बेटा, रैंक exemption है। आप बेटा पास हो गए ना, मतलब समझो। Satisfy नहीं हुआ सर। है? अरे भाई ये देखो, कह रहे हमारे पूरे एक में भी पास, 200 पे लटका दो हमें, लेकिन कोई ये बाबा आके कह दे मैंने ये मंत्र मार दिया तुम पास हो जाओगे, बस पूजा करने लगे अभी से उसकी, है ना। चलो भाई बांट दो, क्या लेके आए ये तो बताओ। और भी है उधर। क्या बहुत बढ़िया बेटा, ताली हो जाएंगे सारे बच्चे इनके लिए, बहुत बढ़िया। वैसे मैंने गलत बुला लिया सीधा ऑफिस में लटका दिया बेटा, बंद, अभी बंद नहीं किया तुमने।